मेरी उम्र उस वक्त बमुश्किल 12 साल थी जब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मेरे हाथों के बजाय बड़ों के हाथों में दे दिया गया। मैं अभी खेलने कूदने की उम्र में था। गलियों में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, मिट्टी में लथपथ होकर घर आना और अम्मा की डांट खाना ही मेरी दुनिया थी। लेकिन एक दिन अचानक घर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। रिश्तेदार आने लगे, औरतों की सरगोशियां, मर्दों की बैठकें और घर के सहन में बिछी हुई चारपाइयां। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैं बार बार अम्मा से पूछता, लेकिन वो बस यही कहती कि तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां शुरू होने वाली है। मुझे इस बात का मतलब भी पूरी तरह समझ नहीं आता था। उस दिन मुझे नए कपड़े पहनाए गए, सर पर सेहरा बांधा गया जिसकी फूलों की लड़ियां मेरी आंखों के सामने झूल रही थी, और मुझे कुछ साफ नजर भी नहीं आ रहा था। गर्मी का मौसम था और मैं पसीने में शराबूर था। दिल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई अनजान सफर शुरू होने वाला हो। फिर मुझे एक जगह बिठाया गया जहां मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे थे। मैंने इधर उधर देखा तो एक नन्ही सी बच्ची, जिसका कद मुझसे भी छोटा था, सर झुकाए बैठी थी। उसने सुर्ख रंग का जोड़ा पहना हुआ था, हाथों में चूड़ियां थी जो बार बार हिलने से हल्की हल्की आवाज कर रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप तो था, लेकिन आंखों में साफ डर नजर आ रहा था। वो ज़ुलेखा थी, मेरी कजन, जिसके बारे में मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वो कभी कभार हमारे घर आती थी और अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती थी। मौलवी साहब ने जब मुझसे निकाह के लिए पूछा तो मैंने सिर्फ बड़ों की तरफ देखा। अब्बा ने आंखों से इशारा किया, मैंने हाँ कह दी। मालूम नहीं था कि मैं किस चीज के लिए हाँ कर रहा हूं। फिर ज़ुलेखा की बारी आई। वो तो इतनी छोटी थी कि उसे सही तरह बोलना भी नहीं आता था। मेरे चचा ने उसका हाथ पकड़ा, उसके अंगूठे को नीली सियाही में डबोया और निकाह नामे पर लगा दिया। यूं हम दोनों का निकाह हो गया, एक ऐसा बंधन जिसकी ना मुझे समझ थी ना उसे। फिर कुछ देर बाद रुखसती की तैयारियां होने लगी। ज़ुलेखा ने जैसे ही सुना कि उसे अपने घर से जाना है तो वो जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी मां से लिपट गई, बार बार कहने लगी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि मेरा दिल भी घबरा गया। लेकिन वहां किसी ने उसकी ना सुनी। सब उसे समझाने लगे कि शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। आखिरकार उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया। उसके हाथ में उसकी गुड़िया और गड़ा था, जैसे वो अपने बचपन को साथ लेकर जा रही हो। जब हम घर पहुंचे तो मैंने सबसे पहले अपना सेहरा उतारा और एक तरफ फेंक दिया। मुझे भूख लग रही थी और मैं बस खाना चाहता था। अम्मा ने मुझे खाना दिया, जबकि ज़ुलेखा एक कोने में बैठकर अपनी गुड़िया से खेलने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके लिए ये सब शायद एक खेल था, या शायद वो हकीकत को समझने से कासिर थी। रात हुई तो मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया, जबकि ज़ुलेखा को अम्मा अपने साथ सुलाकर ले गई। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए, मैं अपनी दुनिया में मसरूफ और वो अपनी गुड़िया में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। एक दिन मैंने देखा कि अम्मा ज़ुलेखा से बर्तन धुलवा रही है। वो छोटी सी बच्ची, जिसके हाथ अभी खिलौनों के लिए बने थे, वो साबन लगाकर बड़े बड़े बर्तन साफ कर रही थी। उसके हाथों में छाले पड़े नए लगे थे। बार बार कहती कि इसे नहीं आता, लेकिन अम्मा उसे सिखाने के बहाने काम करवाती रहीं। मैं स्कूल जाता तो वहां लड़के मेरा मजाक उड़ाते, कहते कि देखो दुल्हा आ गया। कोई कहता कि ये तो जल्दी बाप बन जाएगा। मैं इन बातों को सुनकर शर्मिंदा हो जाता। मुझे गुस्सा भी आता और दुख भी होता। एक दिन मैंने घर आकर अम्मा से कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अम्मा ने हंसकर कहा कि लोगों का काम है कहना, हम अपनी रिवायतें नहीं बदल सकते। वक्त गुजरता गया और मेरे अंदर भी कुछ बदलने लगा। लेकिन उस वक्त तक मैं सिर्फ इतना जानता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसे मैं ना समझ पा रहा हूं, ना बदल पा रहा हूं। ज़ुलेखा अब भी वही थी, अपनी गुड़िया के साथ खेलने वाली, कभी हंसने वाली, कभी रोने वाली। और मैं बस ये सोचता रहता था कि आखिर ये रिश्ता क्या है।
जिसमें हम दोनों बंधे तो हैं, मगर इसे समझने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। शायद ये कहानी अभी शुरू ही हुई थी और आने वाले दिनों में हमें ऐसे मोड़ दिखाने वाली थी जिनका हम दोनों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वक्त एक ही रफ्तार से चलता रहा, मगर हमारे अंदर बहुत कुछ बदलने लगा था। मैं अब 15 बरस का हो चुका था और वो 7 साल की जुलेखा अब 10 बरस की हो गई थी, मगर उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, वही बचपना, वही गड़ी गड़े की दुनिया। फर्क सिर्फ इतना आया था कि अब उसके हाथों में खिलौनों के साथ साथ बर्तन भी आ गए थे, झाड़ू भी आ गई थी और जिम्मेदारियां भी। सुबह होते ही वो अम्मा के साथ कामों में लग जाती, कभी आटा गूंथती, कभी सब्जी काटती, कभी बर्तन मांजती और कभी कपड़े धोती। और मैं अब स्कूल के बड़े लड़कों में शामिल हो चुका था। मेरी बैठक बदल गई थी, मेरे दोस्त बदल गए थे, उनकी बातें बदल गई थी। पहले हम क्रिकेट और खेलों की बात करते थे, अब वो लड़कियां, मोहब्बत, शादी और ऐसे मौज़ूआत पर बात करते थे जो मेरे लिए नए थे, अजीब थे और कहीं न कहीं दिल के अंदर एक अनजानी सी हिलचल पैदा करते थे। एक दिन स्कूल के बाद हम सब बैठे हुए थे कि एक लड़के ने हंसते हुए मुझसे कहा कि यार यूसुफ, तुम तो शादीशुदा हो, जरा ये तो बताओ तुमने अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाई या नहीं। इसके मन से ये अल्फाज सुनकर मैं एक लम्हे के लिए साकित रह गया। मुझे समझ ही नहीं आई कि वो क्या कह रहा है। मैंने मासूमियत से पूछा कि यह सुहागरात क्या होती है, तो वो सब कहकहा लगाकर हंसने लगे। एक ने कहा कि अगर तुम्हें यह भी नहीं पता तो तुमने शादी किस बात की है। मैंने शर्मिंदगी से कहा कि शादी तो मेरे अब्बा ने कर दी थी, मुझे क्या पता। तब उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर मुझसे कहा कि चल आज हम तुम्हें दिखाते हैं कि शादी के बाद क्या होता है। मैं उनके साथ चल तो पड़ा, लेकिन दिल में अजीब सा खौफ था। वो मुझे एक ऐसे घर के बाहर ले गए जहां शादी हुई थी कि चमक अभी भी बाकी थी। उन्होंने चुपके से एक खिड़की का पर्दा हटाया और अंदर झांकने लगे। फिर मुझे भी कहा कि देखो। मैंने जैसे ही अंदर देखा तो फौरन पीछे हट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घबरा गया। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बहुत गलत चीज देख ली हो। मैंने फौरन वहां से भागने में ही आफियत जानी। उस दिन के बाद मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है, लेकिन एक कशिश थी, एक तजस्सुस था जो बार बार मुझे उसी तरफ ले जाता था। जब मैं घर आता तो जुलेखा को देखता, वो वैसे ही सादा सी, मासूम सी अपने कामों में मसरूफ रहती। कभी मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती और फिर अपने काम में लग जाती। लेकिन अब मेरी नजर बदल चुकी थी। मैं उसे पहले की तरह सिर्फ एक बच्ची के तौर पर नहीं देख पाता था, बल्कि मेरे जहन में वो सब बातें गूंजने लगती थीं जो मैंने दोस्तों से सुनी थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मेरे साथ बैठकर बात करो, तो वो फौरन बोली कि मुझे बहुत काम है, ताई अम्मा डांटेंगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। वो मेरी बात सुनकर एक लम्हे के लिए रुकी, फिर बोली कि मुझे नहीं पता ये सब, मैं बस अपना काम जानती हूँ। उसके इस सादा जवाब ने मुझे खामोश कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी झंझलाहट पैदा हो गई। मैं अपने दोस्तों के पास जाता तो वो अपनी कहानियां सुनाते। कोई कहता कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क गया था, कोई कहता कि वो रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करता है। मैं उनकी बातें सुनता तो मेरे दिल में एक खला सा महसूस होता। मुझे लगता कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है। एक दिन मैंने जुलेखा को देखा कि वो कपड़े धो रही थी कि हाथ सुर्ख हो गए। पानी की ठंडक से उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। वो चौंक गई और बोली कि तुम यहां क्यों आए हो। मैंने कहा कि बस ऐसे ही। वो बोली कि मुझे काम करने दो। मैंने कहा कि तुम हमेशा काम ही करती रहती हो, कभी अपने लिए भी वक्त निकालो। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि मेरे लिए यही सब कुछ है। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई, लेकिन साथ ही मेरे अंदर वही कश्मकश भी बढ़ती गई। एक तरफ मैं उसके लिए हमदर्दी महसूस करता था और दूसरी तरफ मेरे जहन में वो बातें थीं जो मुझे बेचैन कर देती थीं।
एक रात मैं देर से घर आया तो देखा कि सब सो चुके थे, सिर्फ ज़ुलेखा जाग रही थी। वो बर्तन समेट रही थी। मैंने आहिस्ता से उसे आवाज दी। वो मेरी तरफ आई और बोली कि क्या हुआ। मैंने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो घबरा गई और बोली कि क्या बात है। मैंने कहा कि तुम जानती हो हमारा रिश्ता क्या है। वो बोली कि हाँ, तुम मेरे तायाजाद हो। मैंने कहा कि उसके अलावा भी कुछ हो। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो एक कदम पीछे हटी और बोली कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे डर रही है। उस लम्हे मेरे अंदर कुछ टूटा। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके लिए वही नहीं हूं जो मेरे दोस्त अपनी बीवियों या गर्लफ्रेंड्स के लिए होते हैं। मैं उसके लिए एक खौफ हूं, एक दबाव हूं। उस रात में देर तक जागता रहा, सोचता रहा कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं, ये रिश्ता क्या है और मुझे उसे कैसे निभाना चाहिए। लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहा था, बस सवाल ही सवाल थे। और इन सवालों के साथ हमारी जिंदगी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां से वापसी शायद आसान नहीं होने वाली थी। वक्त के साथ साथ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अनजाना तूफान आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रहा हो। मैं 17 साल का हो चुका था और कॉलेज की जिंदगी ने मुझे एक नई दुनिया दिखा दी थी। वहां के लड़के, उनकी बातें, उनके किस्से, सब कुछ मेरे जहन पर असरअंदाज हो रहा था। मैं जब भी गांव वापस आता तो अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस करता। पहले मैं घर आकर सुकून महसूस करता था, मगर अब जैसे ही ज़लीखा को देखता तो दिल में एक कश्मकश शुरू हो जाती। वो अब भी वही सादा सी लड़की थी, मगर अब उसके चेहरे पर बचपने के साथ साथ जवानी की हल्की सी झलक भी नजर आने लगी थी। उसके बाल लंबे हो चुके थे, आंखों में एक खामोशी थी, जैसे वो बहुत कुछ सहकर भी कुछ कहने से डरती हो। एक दिन मैं छुट्टी पर घर आया तो देखा कि वो सहन में कपड़े धो रही थी। उसके हाथ पानी में भीगे हुए थे और सर्दी की वजह से उसकी उंगलियां कांप रही थी। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने एक नजर मुझे देखा और फौरन अपनी नजरें झुका ली। मैंने कहा कि मेरे कपड़े धो दिए तुमने? वो बोली कि हाँ, सब धोकर रख दिए हैं। मैंने कहा कि तुम्हें और कोई काम नहीं होता, बस यही सब करती रहती हो? वो थोड़ी सी तल्खी से बोली कि और क्या करूं, यही तो काम है मेरा। उसके लहजे में छपी थकन और बेबसी ने मुझे कुछ लम्हों के लिए खामोश कर दिया, मगर फिर मेरे अंदर वही जिद जाग उठी। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए। मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर आता हूं, तुम मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। वो मेरी तरफ देखकर बोली कि तुम आते हो तो अपने कामों का ढेर लगा देते हो। मैं सारा दिन काम करती हूं, मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। उसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने सख्त लहजे में कहा कि ये तुम्हारा फर्ज है। वो फौरन बोली कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं। इस एक जुमले ने जैसे मेरे अंदर आग लगा दी। मैं उसका शौहर था और वो मुझे इस तरह जवाब दे रही थी। मेरे अंदर का गरूर जाग गया। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा, मगर कुछ कहा नहीं। वो अपने काम में मसरूफ रही, जैसे उसे मेरी परवाह ही ना हो। उस दिन के बाद मेरे रवैये में सख्ती आती गई। मैं उससे बात करता तो हुक्म के अंदाज में, और वो जवाब देती तो या तो खामोशी से या फिर हल्की सी नाराजगी के साथ। हमारे दरमियान एक दीवार सी खड़ी हो गई थी। एक दिन ऐसा आया जब घर में कोई नहीं था। अम्मा और बाकी सब लोग रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। मैं कमरे में आया तो देखा कि ज़लीखा मेरे कपड़े तह कर रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और बोली कि दरवाज़ा क्यों बंद किया? मैंने आहिस्ता से कहा कि तुमसे बात करनी है। वो घबरा गई। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मैं उसके करीब गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने फौरन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और बोली कि मुझे छोड़ दो। मैंने कहा कि पहले मेरी बात सुनो, तुम जानती हो हमारा रिश्ता क्या है? वो बोली कि हाँ, जानती हो। मैंने कहा कि फिर तुम मुझसे इस तरह क्यों दूर भागती हो? वो खामोश रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है।
उसकी ये बात सुनकर भी मेरे अंदर की जिद कम न हुई। मैंने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। वो जोर से पीछे हटी और मुझे धक्का दे दिया। मैं एक कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसकी आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों थे। वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। अंदर गुस्सा भी था और शर्मिंदगी भी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं इसके पीछे जाना चाहता था, मगर मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए थे। इस दिन के बाद वो मुझसे और भी ज्यादा दूर हो गई। जहां मैं होता वो वहां से चली जाती, मुझसे नजरें चिराती और मैं अंदर ही अंदर जलता रहता। मेरे दोस्तों की बातें मेरे कानों में गूंजती रहती। वो मुझे उकसाते कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हें हक है। लेकिन जब भी मैं ज़ुलेखा की आंखों में वो खौफ देखता तो मेरे कदम रुक जाते। एक तरफ मेरी ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ उसका डर, और इन दोनों के बीच में मेरा ज़मीर कहीं दब कर रह गया था। मैं रातों को जागता, छत को तकता और सोचता कि क्या वाकई मैं वही बन रहा हूं जिससे वो डरती है? क्या यही रिश्ता होता है जिसे शादी कहते हैं, या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूं? मगर अगले ही दिन फिर वही गुस्सा, वही जिद, वही उलझन। हमारी जिंदगी एक ऐसे दायरे में घूम रही थी जहां ना हम आगे बढ़ पा रहे थे, ना पीछे जा सकते थे। और मुझे महसूस होने लगा था कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे हम दोनों कभी भुला नहीं सकेंगे। इस वाक़ये के बाद जैसे मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। गुस्सा अब भी था, मगर उसके साथ एक अजीब सी खलिश भी शामिल हो गई थी। मैं जब भी ज़ुलेखा को देखता तो उसके चेहरे पर खौफ की वो झलक मुझे अंदर से बेचैन कर देती। मैं खुद से सवाल करने लगा था कि आखिर में क्या बन रहा हूं? क्या यही वो रिश्ता है जिसका इतना शोर मचाया जाता है, या फिर हम दोनों को एक ऐसे बंधन में बांधा गया है जिसके लिए हम कभी तैयार ही नहीं थे? मैं कॉलेज वापस चला गया, लेकिन इस बार दिल वहां नहीं लग रहा था। दोस्तों की बातें अब भी वही थीं, मगर मुझे उनमें वो कशिश महसूस नहीं होती थी। बल्कि अब जब वो हंसते हुए अपनी कहानियां सुनाते तो मुझे उनमें खोखलापन नजर आने लगा था। मैं रात को लेटता तो ज़ुलेखा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। वही डरी हुई आंखें, वही खामोशी, वही बेबसी, और फिर मुझे अपने किए पर एक अजीब सा पछतावा महसूस होता। 2 हफ्ते बड़ी मुश्किल से गुजरे और मैं दोबारा गांव जाने के लिए बेचैन हो गया। इस बार मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मैं सब कुछ बदल दूंगा। जब मैं घर पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था। सहन, दीवारें, अम्मा की आवाज, मगर ज़ुलेखा वो कुछ बदली हुई लगी। पहले की तरह भागकर छपने के बजाय वो खामोशी से अपने काम में मसरूफ थी, जैसे उसने अपने अंदर सब कुछ दबा लिया हो। मैंने उसे गौर से देखा तो मेरे दिल पर जैसे चोट लगी। उसके हाथ पहले से ज्यादा खरदरे हो चुके थे, उंगलियों पर दरारें पड़ी हुई थी और कलाई के करीब एक हल्का सा निशान था। मैं उसके पास गया और आहिस्ता से कहा कि ये क्या हुआ? वो घबरा गई और फौरन अपना हाथ छुपा लिया। मैंने दोबारा उसका हाथ पकड़ा तो उसने हिचकिचाते हुए आस्तीन ऊपर की। वहां एक जलने का निशान था, से दाग दिया गया हो। मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मैंने पूछा, ये किसने किया? वो पहले तो खामोश रही, फिर धीरे से बोली कि ताई अम्मा ने। रोटियां जल गई थीं। उसकी आवाज में कोई शिकवा नहीं था, बस एक सीधी सी बात थी, जैसे ये सब आम हो, जैसे ये सब बर्दाश्त करना उसकी आदत बन चुका हो। इस लम्हे मुझे अपनी माँ पर भी गुस्सा आया और खुद पर भी। मैंने कभी उसके लिए खड़े होने की कोशिश ही नहीं की थी। मैंने हमेशा उसे एक हक समझा, एक जिम्मेदारी समझा, मगर कभी उसे एक इंसान के तौर पर नहीं देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली कि मैं कोशिश करती हूँ सब ठीक से करने की, मगर मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूं? इसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर कुछ पखलने लगा। मैंने उसके आंसू अपने हाथ से साफ किए और पहली बार दिल से कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि ये वही यूसुफ है। इसी लम्हे मैंने फैसला किया कि मैं उसे यहां से कुछ दिन के लिए दूर ले जाऊंगा, कम से कम उसे सुकून तो मिले। मैंने उससे कहा कि अपने कपड़े पैक करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई।
जैसे किसी कैदी को आज़ादी की खबर मिल गई हो। वो फौरन अपने कमरे की तरफ भागी। मैंने भी अपना बैग तैयार किया। जब अम्मा को बताया तो वो फौरन भड़क उठी। कहने लगी कि तुम कौन होते हो फैसला करने वाले। मैंने पहली बार उनके सामने मजबूती से कहा कि मैं इसका शौहर हूं और मुझे हक है। अम्मा ने गुस्से में बहुत कुछ कहा, मेरे इरादों पर शक किया, मेरे जज्बों पर सवाल उठाए, मगर इस बार मैं पीछे नहीं हटा। शायद पहली बार मैंने किसी के लिए खड़े होने की हिम्मत की थी। आखिरकार अम्मा ने गुस्से में इजाजत दे दी कि ले जाओ ही लाना। मैंने ज़ुलेखा का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल आया। मौसम खुशगवार था। सर्दियों की हल्की धूप जमीन पर बिखरी हुई थी। हम दोनों खामोशी से चल रहे थे, जैसे हमारे दरमियान बहुत कुछ कहने को हो मगर अल्फाज न हो। रास्ते में मैं उसे एक बाग में ले गया। वहां कन्नों के दरख्त थे। हल्की हल्की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। मैंने उसके लिए दरख्त से एक पका हुआ कन्नू तोड़ा। उसने खुशी से लेकर खाना शुरू किया। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद एक सच्ची मुस्कुराहट आई थी। वो बार बार कहती कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, और मैं उसे देखकर सोच रहा था कि उसकी खुशी कितनी छोटी छोटी चीजों से जुड़ी हुई है। हम कुछ देर वहीं बैठे रहे। उसने पहली बार सुकून से सांस ली। पहली बार उसके चेहरे पर वो डर नहीं था जो मैं हमेशा देखता था। मैंने उससे कहा कि तुम खुश हो। वो मुस्कुराकर बोली कि हाँ बहुत, और तुम बहुत अच्छे हो। उसके उस जुमले ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने सोचा कि अगर थोड़ी सी मेहरबानी उसे इतनी खुशी दे सकती है तो मैंने अब तक उससे क्या किया? क्यों उसे डराया? क्यों उसे रुलाया? क्यों उसे समझने की कोशिश नहीं की? उस दिन मैंने दिल ही दिल में वादा किया कि अब मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। हम फिर उसके मायके पहुंचे। उसकी माँ उसे देखकर खुशी से निहाल हो गई। बार बार मुझे दुआएं देने लगी, कहने लगी कि तुमने बहुत अच्छा किया उसे ले आए। मैं बस खामोश खड़ा रहा। ज़ुलेखा अपने बहन भाइयों के साथ खुशी से मिल रही थी, मगर जाते वक्त उसने एक बार पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था, जैसे शुक्रगुजारी भी हो और कोई इनकही बात थी। मैं वापस मुड़ गया, मगर मेरे दिल में एक नई जिम्मेदारी जम ले चुकी थी। अब ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहा था, ये एक इम्तिहान बन चुका था, और मुझे महसूस हो रहा था कि असल कहानी अब शुरू होने वाली है। क्योंकि मैं नहीं जानता था कि जब मैं उसे वापस लेने आऊंगा तो वही मासूम मुस्कुराहट मेरा इंतजार कर रही होगी, या कोई ऐसी हकीकत जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं होऊंगा। 2 महीने मेरे लिए सदियों की तरह गुजरे। किताबें सामने खुली होती, मगर लफ्ज समझ नहीं आते थे। हर सफ़े के पीछे मुझे ज़ुलेखा का चेहरा नजर आता। वही बाग में खिलकर हंसती ही, वही कुनो खाते हुए मासूम सी मुस्कुराहट, और फिर अचानक उसके हाथ पर वो जलने का निशान, जैसे मेरी यादों में खुशी और दर्द एक साथ बंध गए हो। मैं इम्तिहानात देता रहा, मगर दिल गांव में ही अटका रहा। आखिर वो दिन आ गया जब मैं वापस जाने के लिए निकला। उस बार मेरे हाथ में उसके लिए एक तोहफा था, सुर्ख और सुनहरी रंग का जोड़ा। मैंने बड़ी मोहब्बत से खरीदा था। दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जैसे अब सब बदल जाएगा। जब मैं उसके मायके पहुंचा तो दरवाजे पर अजीब सी खामोशी थी। ना बच्चों की वो हंसी, ना सहन की वो रौनक। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसकी माँ बाहर आई। मुझे देखकर एक लम्हे के लिए चौंकी, फिर उसके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट आ गई। उसने मुझे अंदर बुलाया, मगर उसके अंदाज में वो गर्मी नहीं थी जो पहले थी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर ज़ुलेखा कहीं नजर न आई। मैंने पूछा वो कहाँ है। उसकी माँ ने नजरें चुराते हुए कहा कि अंदर है। मैं तेजी से अंदर गया। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोला तो जो मंजर मैंने देखा वो मेरी रूह तक हिला गया। ज़ुलेखा एक कोने में बैठी थी, सर झुका हुआ, चेहरा सर्द, आंखें सूजी हुई, जैसे कई रातों से सोई न हो। मैंने आहिस्ता से उसका नाम लिया। वो चौंकी और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो बाग में थी,
वहां सिर्फ खामोशी थी, एक टूटा हुआ सा एहसास। बैठ गया। मैंने कहा, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं घबरा गया। मैंने उसके हाथ पकड़े तो उसने फौरन अपने हाथ छुड़ा लिए, जैसे अब भी वो मुझसे डरती हो। मैंने नरमी से कहा कि डरो मत, मैं हूं, बताओ क्या हुआ। वो रोते हुए बोली कि मुझे वापस नहीं जाना। उसके ये अल्फाज मेरे लिए किसी साके से कम न थे। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने सर झुका लिया और बोली कि यहां भी सब कुछ वैसा ही है। लोग बातें करते हैं, कहते हैं कि मैं बोझ हूं, कहते हैं कि ससुराल वापस जाओ, वहां तुम्हारा घर है। और जब मैं तुम्हारे घर की बात करती हूं तो मुझे ताई अम्मा का चेहरा याद आता है, उनकी डांट, उनकी मार, और तुम। उसने रुकते हुए मेरी तरफ देखा। मैं अंदर से टूट गया। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, मैं मानता हूं, मगर अब नहीं दूंगा, मैं वादा करता हूं। वो खामोश रही, जैसे उसे यकीन ना हो। मैंने अपने बैग से वो जोड़ा निकाला और उसके सामने रखा, कहा कि ये तुम्हारे लिए लाया हो। वो कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली कि मुझे तोहफे नहीं चाहिए, मुझे बस सुकून चाहिए। उसके ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैंने उसके लिए क्या छोड़ा है, एक बचपन, एक हंसी, एक सुकून। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं सब बदल दूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। वो मेरी बात सुनती रही, उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, मगर उस बार उसमें एक उम्मीद की झलक भी थी। उसने आहिस्ता से कहा कि क्या वाकई? मैंने मजबूती से कहा कि हाँ, मैं कह रहा हूं। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने सर हिला दिया। मैं समझ गया कि उसने मुझ पर दोबारा यकीन करने की कोशिश की है। हम वापस घर की तरफ निकले। रास्ता वही था, मगर इस बार मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। मैं जानता था कि ये आसान नहीं होगा। अम्मा को मनाना, घर का माहौल बदलना, सब कुछ एक जंग की तरह होगा। मगर इस बार मैं तैयार था, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा मामला नहीं था, ये ज़लेखा की जिंदगी का सवाल था। जब हम घर पहुंचे तो अम्मा ने हमें देखा। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी, मगर इस बार मैं डरा नहीं। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि अब सब कुछ बदलेगा। ज़लेखा अब सिर्फ काम करने वाली नहीं होगी, वो पढ़ेगी, वो जिएगी। अम्मा कुछ कहना चाहती थी, मगर मेरे लहजे की मजबूती ने उन्हें खामोश कर दिया। इस रात में देर तक जागता रहा। ज़लेखा अपने कमरे में थी और मैं सोच रहा था कि क्या मैं वाकई सब कुछ बदल पाऊंगा। मगर फिर मुझे उसका वो जुमला याद आया, मुझे सुकून चाहिए। और मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब मेरी जिंदगी का मकसद यही होगा, उसे वो सुकून देना जो उससे छीन लिया गया था। शायद यही मेरी असल आजमाइश थी, और शायद यही हमारी कहानी का नया आगाज।